सभी को जोहार, नमस्कार और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प झारखंड एग्जाम्स इन इकोनॉमी में। पिछले 3 क्लासेस में लगभग हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा था और इस 30 प्रश्नों से लगभग हम लोग 12 से लेकर 13 कॉन्सेप्ट तक हम लोग जाने थे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ द कंपनसेशन प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षतिपूर्ण सिद्धांत कंपनसेशन प्रिंसिपल से संबंधित नहीं है? सबसे पहले जब हम लोग कंपनसेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, जब भी हम लोग कंपनसेशन प्रिंसिपल की बात करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला नाम जिनका आता है वो आता है निकोलस कार्डर एंड जॉन हिक। इनके द्वारा कंपनसेशन प्रिंसिपल दिया गया था और इसके पीछे जो तर्क था वो यह था कि यदि विजेता काल्पनिक रूप से हारने वाले को क्षतिपूर्ति दे सके और फिर भी बेहतर स्थिति में रहे, तो ये जो कंडीशन था, ये कंडीशन हमारा निकोलस कार्डर एंड जॉन हिक दिए थे। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरा का बात करें, दूसरा दूसरा हमारा सिटोस्की। सिटोस्की का डबल क्राइटेरियन टेस्ट था। डबल क्राइटेरियन यानी कि दोहरा मानदंड। ये दोनों चीज, मतलब जब भी कंपनसेशन प्रिंसिपल की बात होगी तो दो लोगों का जरूर नाम आएगा। पहला है हमारा निकोलस कार्डर एंड जॉन हिक, दूसरा है हमारा सिटोस्की। निकोलस कार्डर एंड जॉन हिक के द्वारा द कंपनसेशन प्रिंसिपल दिया गया था। इस प्रिंसिपल में जो बेसिक तर्क था वो यही था कि इसमें जो पॉलिसी इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी काम होगा उसके लिए हम हमें क्या करना होगा कि जो भी विनर्स है या जो भी विजेता है उनको कहीं ना कहीं कंपनसेट करना होगा लूजर्स को। ठीक है, जो भी ये जो है ये आपका विनर, ये विनर है और ये है आपका लूजर, ये आपका लूजर। तो इसको इसको कंपनसेट करना होगा, मतलब कहीं ना कहीं आपको क्षतिपूर्ति देना होगा। जितना भी क्षति अगला का हुआ है उतना क्षतिपूर्ति आपको देना होगा। उसी तरीके से सिटोस्की का डबल क्राइटेरियन टेस्ट दिया गया है। सिटोस्की का जो डबल क्राइटेरियन है उसको हम लोग सिटोस्की रिवर्सल टेस्ट भी कहते हैं और ये जो है ये कहीं ना कहीं कार्डर हिक्स मॉडल की ही विसंगतियों को करता है। जैसे निकोलस कार्डर और जॉन हिक के द्वारा जो कंपनसेशन प्रिंसिपल दिया गया था, उसी कंपनसेशन प्रिंसिपल के विसंगतियों को दूर करता है डबल क्राइटेरियन यानी कि सिटोस्की रिवर्सल टेस्ट। तो उस हिसाब से हमारा निकोलस कार्डर एंड जॉन हिक यानी कि देखिए कार्डर, हिक्स, सिटोस्की यानी कि पेरेटो नहीं होगा। अगर पेरेटो का हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं तो पेरेटो के द्वारा दो कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट आया था, वो था पेरेटो, पेरेटो एफिशिएंसी या इसको ऑप्टिमिलिटी भी कहते हैं। ऑप्टिमिलिटी मतलब पेरेटो दक्षता या फिर अनुकूलतम, अनुकूलतम ये चीज है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द लेमन्स प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र में लेमन्स प्रॉब्लम निम्नलिखित में से किसे वर्णित करता है? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ये जो लेमन्स प्रॉब्लम है ये क्या है इसको समझना पड़ेगा। लेमन्स प्रॉब्लम की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको जॉर्ज एकरलॉफ के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका 1970 में जॉर्ज एकरलॉफ के द्वारा पेश किया गया था। अब इनके द्वारा पेश किया गया था तो इसमें ये जो लेमन है, इस लेमन का अर्थ क्या है? तो इस लेमन का अर्थ सीधा सीधी आसान भाषा में ये समझिए कि एक इंसान है, ये बाजार गया और इसको एक कार खरीदना था, इसको एक कार खरीदना था। इस कार का वो मान लेते हैं कि 2 लाख रुपए पेमेंट किया और जैसे ही पेमेंट कर दिया उसके बाद जब ये घर लाया तो कुछ दिन के बाद ये कार इसका खराब हो गया, ये कार इसका खराब हो गया। खराब होने से इसको ये समझ में आया कि ये जो 2 लाख था, ये 2 लाख इसको नहीं पे करना था क्योंकि इसको खराब कार इसको बेच दिया गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये खरीद लिया कार, तब इसको पता चला कि मेरा कार का प्राइस उतना नहीं था जितना हम पे कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दो व्यक्तियों के बीच में दो व्यक्तियों के बीच में सूचना का विषमता है, मतलब कि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, सूचना की विषमता आ गया।
मतलब कि ये जो खरीदने वाला है, ये खरीदने वाला है, ये बायर है और ये बेचने वाला है, ये बेचने वाला है। ये खरीद तो लिया, लेकिन इसके पास पूर्ण जानकारी नहीं था और इसके पास पूर्ण जानकारी था। पूर्ण जानकारी होने से ये क्या किया कि इसको पता था कि उस कार का उतना प्राइस नहीं मिलेगा, इसलिए धोखाधड़ी करके बेच दिया। लेकिन ये जो खरीदार था, इस खरीदार को तो कुछ नहीं पता था। ये क्या किया, ये गलती से खरीद लिया। अब अच्छा था कार या खराब था, ये इंसान, इस इंसान को पता नहीं था। जब ये कार खरीद लिया तब इसको पता चला कि अच्छा ये कार तो खराब है। तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हुआ, इस ऐसा कंडीशन जब भी होता है तो ये मार्केट को फेल कर देता है, मार्केट को फेल कर देता है। मार्केट फेल जनरली तब करता है जब भी, याद रखिएगा कि दो व्यक्तियों के बीच में जब भी लेन देन हो, उसमें अगर सूचना की विषमता पाया जाता है, बिल्कुल बाजार विफल करेगा। ठीक है, और इस कारण यहाँ पे क्या हुआ कि उच्च गुणवत्ता वाली कार जो है वो बाजार से बाहर निकल गई और निम्न गुणवत्ता वाला कार जो है वो पूरा बाजार में सर्कुलेट कर गई। ठीक है, तो यहाँ पे उस हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर होगा हमारा बी, यानी कि लो क्वालिटी गुड्स कैन ड्राइव हाई क्वालिटी गुड्स आउट ऑफ द मार्केट। निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं बाजार में उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं को बाहर कर सकती है। जब धीरे धीरे करके ये प्रोसेस बढ़ते चल जाता है तो पूरा जो मार्केट है, ये पूरा मार्केट में खराब कार ही मिलने लगता है, खराब कार मिलने लगता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन मतलब प्रतिकूल चयन, प्रतिकूल चयन। तो ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली थॉट एज द, बेरोजगारी की प्राकृतिक दर को आमतौर पर किस रूप से माना जाता है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि ये जो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसको क्या कहा जाता है। देखिए, जब भी आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो ये बेरोजगारी का वह स्तर है जो तब भी मौजूद रहता है जब अर्थव्यवस्था अपनी पूर्ण क्षमता पर उत्पादन कर रही होती है। एनआरयू जो है, यानी कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, ये एक ऐसा लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है दैट एग्जिस्ट्स व्हेन द इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट इट्स फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल, ठीक है, यानी कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था पूर्ण क्षमता, अपने पूर्ण क्षमता पर उत्पादन कर रही होती है और बेरोजगारी का जो स्तर है वो अपना मौजूदा स्थिति पे ही रहता है, ऐसे कंडीशन को हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हम लोग पहले चीज समझ में आ गया। दूसरी बात कि अब यहाँ का ये जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, इसका कंपोनेंट्स कौन कौन सा है, यानी कि घटक, घटक। तो इसका बेसिकली दो घटक है, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला की ही बात करते हैं तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की जो फॉर्मूला है वो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब अगर इसका फ्रिक्शनल प्लस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, तो उस हिसाब से क्या होगा आंसर, उस हिसाब से होगा हमारा आंसर ए, सम ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग मॉडल कॉन्सेप्ट इज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी की व्याख्या करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मॉडल अवधारणा विकसित की गई है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग को समझना है तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो स्टैगफ्लेशन का बात किया गया है, यहाँ पे जो स्टैगफ्लेशन का बात किया है, ये स्टैगफ्लेशन है क्या। स्टैगफ्लेशन बेसिकली दो शब्दों से बना है, पहला है स्टैग्नेशन और दूसरा है इन्फ्लेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्थिरता, या इसको धीमी वृद्धि भी कह सकते हैं, धीमी वृद्धि। और इन्फ्लेशन यानी कि कीमत, बढ़ती कीमत या फिर मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका स्टैगफ्लेशन। अब स्टैगफ्लेशन जो है, ये इसको जनरेट करने के लिए यहाँ पे जो कौन सा मॉडल कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया, तो एक बात याद रखिएगा, ये जो इसको डेवलप किए थे रॉबर्ट
जे गॉर्डन। और बेसिकली इन्होंने इन्फ्लेशन का 3 पिलर्स का बात किया था, यानी कि 3 पिलर्स, इन्फ्लेशन का 3 पिलर्स का बात किए थे। 3 पिलर्स, ये तीनों पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों पिलर्स को लिख लीजिए। सबसे पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा है हमारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तीसरा जो है उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये हो गया आपका मांग जन्य। इसी तरह दूसरी की बात करते तो इसको कहा जाता है लागत जन्य। उसी तरीके से अगर थर्ड की बात करें तो उसे कहा जाता है निहित, निहित जन्य। निहित, निहित ये है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हमारा होगा ट्रायंगल मॉडल। क्यों? क्योंकि ये जो है देखिए, पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 पिलर्स की बात किया गया है और यही 3 पिलर्स को हम लोग ट्रायंगल मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ-कुछ चीज़ अगर एक्स्ट्रा हम लोग जाने, अगर हम लोग फिलिप्स कर्व की बात करते हैं, तो फिलिप्स कर्व बेसिकली इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है किसके-किसके बीच में? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। मतलब उल्टा-उल्टा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो ये एक कारण है स्टैगफ्लेशन का। मतलब स्टैगफ्लेशन का देखिए, स्टैगफ्लेशन का एक पिलर्स है। तो ये ट्रायंगल मॉडल में ये तीनों का पार्ट है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों आपका ट्रायंगल मॉडल में आ जाता है। ठीक है। उसी तरीके से इन्फ्लेशनरी गैप कब आता है? तो इन्फ्लेशनरी गैप तब आता है जब कोई भी फैक्ट्री या किसी भी इकोनॉमी में फैक्ट्री का उत्पादन मान लेते हैं कि 100, और हमारा जो मांग है वो 150 हो गया, धीरे धीरे 200 हो रहा है, धीरे धीरे 250 हो रहा है। ये जो है, ये क्या हो रहा है? यही जो गैप हो रहा है, इसी को इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाता है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, मैच द टेस्ट विद देयर पर्पस। परीक्षणों को उनके उद्देश्य के साथ सुमेलित करें। चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनें। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपका स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पे जो हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पे आपका टेस्ट दिया हुआ है। कौन सा टेस्ट किसमें यूज होता है ये हमको देखना है। तो देखिए, इसमें कुछ कुछ बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि ग्रैंगर, ये ग्रैंगर टेस्ट जो है, ये कॉजेलिटी से रिलेट करेगा, कॉजेलिटी से रिलेट करेगा। ठीक। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं डिक्की फुलर टेस्ट की, तो डिक्की फुलर टेस्ट जो है वो आपका स्टेशनरी से मैच करेगा। फिर ग्लेजर टेस्ट, ये हेटेरोसिरास्टिसिस से मैच करेगा। उसी तरीके से अगर हम लोग बॉक्स जेनकिन की बात करते हैं, तो ये आपका फोरकास्टिंग मैच करेगा। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो उस हिसाब से हमारा आंसर ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये जो पहला है आपका डिकी फुलर टेस्ट, इसमें बेसिकली हम लोग डेटा को चेक करते हैं कि वो मीन के आसपास कितना ज्यादा सेक कर रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ये हम लोग उसमें देखते हैं। दूसरा, अगर हम लोग लेजर टेस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग डेटा जो है कितना ज्यादा स्प्रेड है, कितना ज्यादा हमारा डेटा स्प्रेड है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग बॉक्स जेनकिंस की बात करते हैं, तो चूंकि यहाँ पे फोरकास्टिंग है, तो फोरकास्टिंग हम लोग को पता है कि जब भी हम लोग कभी फ्यूचर, क्योंकि किसी चीज को अगर हम लोग फोरकास्ट करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तब हम लोग फोरकास्टिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम लोग चौथा यानी ग्रेंगर और कॉजेलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉज, कॉज, अब ये कॉज मतलब क्या है? तो सिंपल से यहाँ समझिए कि एक्स के होने से वाई में कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसी चीज को हम लोग देखते हैं किससे? रेंजर टेस्ट से देखते हैं। तो ये चार जो है ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द टकीला इफेक्ट इंडिकेट्स। टकीला प्रभाव क्या दर्शाता है? तो टकीला प्रभाव की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये आपका दिसंबर 1994 में मैक्सिको एक देश जो था,
वो डिवैल्यू कर दिया था क्या चीज, अपना पेसो। पेसो उसका करेंसी था, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मैक्सिकन पेसो। मैक्सिकन पेसो को डिवैल्यू कर दिया था, मैक्सिकन पेसो को डिवैल्यू कर दिए थे। अब ये डिवैल्यूएशन करने से क्या हो गया, मतलब अवमूल्यन करने से क्या हुआ, जैसे ही इसको अवमूल्यन किया गया, तो ऐसे समझिए कि ये मैक्सिको है। अब इन ये अपना करेंसी डिवैल्यूएट कर दिए, ये अपना करेंसी को अवमूल्यन कर दिए, अवमूल्यन कर दिए। जैसे ही अवमूल्यन किए, इससे क्या हुआ कि जितने भी विदेशी के निवेशकों के बीच जो है वो विश्वास की कमी आ गई, मतलब कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं कम हो गया, विश्वास की कमी हो गई। जितने भी विदेशी निवेशकों के बीच विश्वास, जो भी विदेशी निवेशक थे, उन सभी के बीच विश्वास की कमी हो गई। और इससे फिर क्या हो गया, इससे कैपिटल फ्लाइट की स्थिति आ गई। कैपिटल फ्लाइट, इसको हम लोग पूंजी का पलायन भी कहते हैं। पूंजी का पलायन की स्थिति आ गया और निवेशकों द्वारा अपना पैसा तेजी से निकाला गया। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या समझ में आया कि मैक्सिकन पेसो डिवेल्युएशन होने से, यानी कि मैक्सिकन का पेसो को जब हम लोग अवमूल्यन कर दिए, इससे पूरे लैटिन अमेरिका में वित्तीय अस्थिरता आ गया, कांड हुआ यहाँ पे। और बाकी जो ये जो पूरा देश है, ये सारे देश प्रभावित हुए। ठीक है, ये सारा देश कौन सा देश था, तो ये लैटिन अमेरिका था। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका। ठीक है, उस हिसाब से। और ये जो टकीला इफेक्ट, इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि टकीला जो है वो नेशनल ड्रिंक है, राष्ट्रीय ड्रिंक, नेशनल ड्रिंक है। इसका आपका मेक्सिको का। जैसे अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं, अगर हम लोग झारखंड की बात करते हैं, तो झारखंड में हड़िया है ना जी, हड़िया की तरीके से वहां का जो है वो है आपका टकीला। ठीक है, अब उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। गिल्ट एज मार्केट मीन्स। अब ये गिल्ट एज मार्केट क्या है, तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि ये जो गिल्ट एज है, ये शब्द कहाँ से है। देखिए, गिल्ट का मतलब होता है गोल्ड, गिल्ट का मतलब होता है गोल्ड। और यहाँ पे जो एज जो डाला गया है, ये जो एज है, ये बेसिकली गोल्ड लीफ एज को दिखाता है, गोल्ड लीफ एज को दिखाता है। ये एक तरह का सुनहरा परत है, सुनहरा परत है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम लोग गिल्ट एज मार्केट की बात करते हैं, तो गिल्ट एज मार्केट क्या है, तो गिल्ट एज मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां सरकारी प्रतिभूतियों का यूज करते हैं। सरकारी प्रतिभूति मतलब ये एक ऐसा बाजार है जहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये अगर बिलियन मार्केट या बुलियन मार्केट की बात करते हैं, तो बुलियन मार्केट जो है ये सोने और चांदी का व्यापार करता है, यानी कि डील्स इन फिजिकल गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। उसी तरीके से अगर हम लोग कमोडिटीज की बात करते हैं, कमोडिटी मार्केट की बात करते हैं, तो गेहूं, तेल या तांबा, ये सब सारी चीज कमोडिटी मार्केट में आ जाता है। प्योर मेटल में है, तो ये तो नाम में ही दिया हुआ है प्योर मेटल। तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। द गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन रेफर्स टू द सेविंग रेट दैट। संचय का स्वर्ण नियम, गोल्डन रूल उस बचत दर को संदर्भित करता है जो, तो देखिए, जब हम लोग गोल्डन रूल की बात करते हैं, तो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली एडमंड फल्ट्स के द्वारा दिया गया है, एडमंड फेल्प्स। ठीक है, इनका जो पेपर था जो 1961 में पब्लिश हुआ था, 1961, उसमें ये गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन की बात किए थे। ठीक है, अब ये गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन क्या है, तो ये मतलब ये संचय का स्वर्ण नियम पूंजी का वह स्तर है जो प्रति व्यक्ति उच्चतम संभव उपभोग सुनिश्चित करता है। मतलब गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन जो है वो एक ऐसा स्टेडी स्टेट है, एक ऐसा स्टेडी स्टेट है जहां पे जो भी हमारा रिजल्ट आ रहा है, उससे हम मैक्सिमम पॉसिबल कंजम्पशन पर पर्सन निकाल पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी संचय का स्वर्ण नियम पूंजी की हम लोग बात करते हैं, यानी गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, तो यह वह स्तर है जो प्रति व्यक्ति उच्चतम संभव उपभोग सुनिश्चित करता है। मतलब कितना ज्यादा उपभोग बढ़ा है, उच्चतम संभव उपभोग सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, यानी कि जो हमारा मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है कि हम लोग कैसे मैक्सिमाइज कर सके
पर कैपिटा कंजम्पशन, यानी कि प्रति व्यक्ति उपभोग को अधिकतम करना। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। ये जो गोल्डन रूल है, इस गोल्डन रूल को याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये जो गोल्डन रूल है, इसको कैलकुलेट जब किया जाता है, इसको जब कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको सोलो ग्रोथ मॉडल से कैलकुलेट किया जाता है। सोलो ग्रोथ मॉडल, ये इसीलिए बता दिए क्योंकि ये आप लोग कनेक्ट कर पाए कि जब भी गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन की बात होगी, दो नाम वहां आएगा। पहला आएगा एडमंड फल्स 1961, और दूसरा जो है ये सोलो ग्रोथ मॉडल। ठीक है। ये जो है एडमंड फल्स, ये इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्सेप्ट को। ठीक है। और फिर फाइनली जब इसका कैलकुलेशन की बारी आई, सोलो ग्रोथ मॉडल के द्वारा इसको कैलकुलेट किया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर 9 में जो कॉस थ्योरम दिया हुआ है, इस कॉस थ्योरम का अगर हम लोग को समझना है, तो यहाँ पे कॉस थ्योरम ये बोलते हैं कि यदि संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित है और लेन देन की लागत शून्य है, तो निजी पक्ष एक कुशल परिणाम तक पहुंचने के लिए आपस में समझौता कर सकते हैं, चाहे अधिकार शुरू से किसी के भी पास हो। ठीक है। तो इसको अगर एक लाइन में अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, तो एक लाइन में इसको ऐसे लिख लीजिए कि रिसोर्स एलोकेशन विल बी सेम, रिसोर्स एलोकेशन विल बी सेम regardless of who is given the property right, who is given the property right। मतलब संसाधनों का आवंटन समान रहेगा, चाहे संपत्ति का अधिकार किसी को भी दिया जाए, अधिकार किसी को भी दिया जाए, दिया जाए। अब इस लाइन से क्या समझ में आ रहा है? देखिए, रिसोर्स एलोकेशन विल बी सेम रिगार्डलेस ऑफ हु इज गिवन द प्रॉपर्टी राइट, संसाधनों का आवंटन समान रहेगा, चाहे संपत्ति का अधिकार किसी को भी दिया जाए। तो जैसे ही आप बोल दिए कि संसाधनों का आवंटन समान रहेगा, संपत्ति का अधिकार किसी को भी दिया जाए, इसका मतलब ये सीधा सीधी किसी चीज को इग्नोर कर रहा है। तो वो ये बोल रहा है कि इसमें किसी भी तरह का धन प्रभाव नहीं दिख रहा है, यानी कि नो वेल्थ इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ये ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉट ए फीचर ऑफ कॉस्ट थ्योरम कहा गया है। तो ये हो गया आपका, ये नॉट ए फीचर ऑफ कॉस्ट थ्योरम। क्योंकि कॉस्ट थ्योरम का अगर हम लोग बाकी फीचर्स की बात करते हैं, तो कॉस्ट थ्योरम चूंकि सभी संसाधनों का आवंटन समानता की बात किया गया है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं परफेक्ट कंपटीशन की बात किया है। परफेक्ट कंपटीशन होगा, कॉस्टलेस ट्रांजेक्शन है। देखिए, कॉस्टलेस ट्रांजेक्शन की बात किया गया है। फिर उत्पादक लाभ को अधिकतम करते और उपभोक्ता उपयोगिता का अधिकतम करते हैं भी बोला गया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच एग्रीकल्चर ईयर वाज इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कैरिड आउट, भारत की पहली कृषि गणना इस कृषि वर्ष में की गई थी? तो देखिए, सबसे पहला कृषि गणना जो था वो आपका 1970 से 71 में किया गया था। ठीक है। ये एक हिस्सा था, किसका था? वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम का हिस्सा था। वर्ल्ड एग्रीकल्चर सेंसस प्रोग्राम का हिस्सा था। ठीक है। और यहाँ से हम लोग हर 5 साल में इसका गणना करने लगे। और लेटेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, लेटेस्ट लेटेस्ट जो है वो 11th सेंसस हुआ है, 11th एग्रीकल्चरल सेंसस हुआ है। ये आपका 2021-22 में हुआ है। ठीक है। और इसमें क्या मापा जाता है? तो अगर हम लोग मापा जाता है की बात करें, तो इसमें बेसिकली दो चीज मापा जाता है। मापा तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन मुख्यतः दो चीज है। मुख्यतः दो चीज है। पहला ऑपरेशनल होल्डिंग, यानी परिचालन जो, और दूसरा जो है वो आपका लैंड यूज। लैंड यूज पहला, ये हो गया आपका दूसरा, यानी कि लैंड यूज, यानी कि भूमि उपयोग। भूमि उपयोग। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
तो इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त हुआ। लास्ट पिछले क्लास में हम लोगों ने पूछा था कि व्हाट इज द करंट साइज ऑफ झारखंड बजट। झारखंड बजट का अगर हम लोग साइज की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है कि करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारा क्लास समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद।